अगर मैं आपसे पूछूं कि कंक्रीट का जो हम लोग कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं उसमें जो क्यूब लेते हैं उसका साइज क्या रहता है, तो आप लोग झट से बता दोगे कि 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि साइज ऑफ मोल्ड टू चेक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। मान लीजिए सीमेंट का हम लोग को कंप्रेसिव टेस्ट करना है तो सीमेंट का क्यूब बनाना पड़ेगा और उस क्यूब का ले जाकर हम लोग मशीन में जो CTM होती है कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, उसमें हम लोग टेस्ट करते हैं। लेकिन वो जो क्यूब बनाएंगे ना सीमेंट का हम लोग, उसका साइज क्या होगा एज पर IS कोड। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा IS कोड 10080 इस IS कोड में दिया हुआ है। इस IS कोड में जैसे ही आप जाओगे आपको मिलेगा 70.6 mm इंटू 70.6 mm इंटू 70.6 mm। ये वो साइज है जिस साइज का आपको मोल्ड यानी कि सीमेंट का जो क्यूब है वो रेडी करना होगा और उसका कंप्रेसिव टेस्ट हम लोग करते हैं। हम लोग जब भी इंटरव्यू में जाते हैं वहां पे प्लास्टर यानी कि फिनिशिंग से हमारे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें क्या कि आप लोग पहले ये बताइए कि जो प्लास्टर हम लोग करते हैं वो अगर एक्सटर्नल प्लास्टर कर रहे हैं तो कितने कोट में करेंगे। आपका ऑलवेज जवाब रहेगा 2 कोट में। ठीक है, एक्सटर्नल प्लास्टर जनरली हम लोग कितने mm में करते हैं, या तो 20 mm होता है, कोट वगैरह बोलती है 19 mm। ठीक है, इस थिकनेस में होता है जिसको हम लोग 2 कोट में करते हैं, जिसमें पहला कोट मेरा होता है 12 mm का और दूसरा जो होता है वो 7 बोलो या 8 mm का। तो ये फर्स्ट कोट हो गया और ये सेकंड कोट हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इन प्लास्टरिंग फर्स्ट कोट इज नोन है। जो हम लोग फर्स्ट कोट जो 12 mm का हम लोग रफ मारते हैं उसको क्या कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो मेरा फर्स्ट कोट है इसको कहा जाता है अंडर कोट। अंडर कोट। सेकंड कोट को क्या बोलते हैं ये आप लोग बताइए, वरना मैं दूसरे किसी एक वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। पाइलिंग वगैरह जब हम लोग करवाते हैं तो हम लोग फ्लशिंग किससे करते हैं, बेंटोनाइट से करते हैं। ठीक है, तो उस फ्लशिंग के दौरान हम लोग बेंटोनाइट का एक चीज चेक करते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं। तो आपको पता है वो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर रहे हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। एकदम बेसिक सवाल है लेकिन इंटरव्यू में पूछ दिया और नहीं बता पाए तो आपको फालतू हो जाएगा वहां पे, इसलिए आपको पता होना होगा। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर। कभी मिक्स डिजाइन करोगे ना उसमें भी आपको सबका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना पड़ेगा, वहां पे भी बहुत ज्यादा काम आता है। तो हाइड्रोमीटर से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करते हैं, ये चीज याद रखना है आपको। RCC बीम होता है उसका इफेक्टिव डेप्थ आप निकाल कर बताइए। तो आप कैसे बताओगे, यहाँ पे एक बीम देख रहे हो आप, ये बॉटम लेयर का 2 सरिया आपको दिख रहा है, ये टॉप लेयर का सरिया दिख रहा है और ये जो है ये रिंग है। तो मान लीजिए ये जो मेन बार है ये हमारा है, ये मेरा 20 mm का है, स्टीरअप जो है ये 10 mm का है। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पर। सबसे पहले आपको बीम डेप्थ ले लेना है। बीम डेप्थ कितना है मेरा, मान लीजिए बीम का जो डेप्थ है 600 mm है, 600। उसमें आपको क्या माइनस करना है, कवर माइनस करना है। एक कवर सिर्फ माइनस करना है आपको नीचे से। तो बीम में हम लोग 30 mm का देता है कवर, तो 30 माइनस कर देते हैं। उसके बाद आपको स्टीरअप्स डाया माइनस करना है। अब ये स्टीरअप का डाया माइनस करना है। स्टीरअप का डाया मैंने कितना पकड़ा है 10 mm, 10 माइनस कर दीजिए। और एक चीज माइनस करना पड़ेगा, वो क्या, हाफ ऑफ बॉटम बार डाया। ये बॉटम में जो आपका ये सरिया दिया हुआ है ना इसका आधा आपको माइनस कर देना है, क्योंकि हम लोग को जो इफेक्टिव डेप्थ निकालना है वो कहां तक होता है, वो ऊपर से लेके ये बार का सेंटर तक, यहां तक होगा। बार हमारा है 20 mm, तो हाफ माइनस कीजिए 10 हो जाएगा 550 mm। ये हमारा हो गया इफेक्टिव डेप्थ। AC ब्लॉक एक्चुअली में इसका यूज क्यों करते हैं पता है आपको, ये कॉस्ट बहुत ज्यादा कमा देता है आपके स्ट्रक्चर का। जैसे ये मान लीजिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ये पिलर हो गया, ये बीम हो गया। अब ये बीम के ऊपर में ही तो आपका यहाँ पे ब्रिक वर्क आने वाला है, और जब हम लोग ये बीम को डिजाइन करेंगे आपको कंसीडर करना होगा ये ब्रिक का लोड भी। अगर ये ब्रिक आपका रेड ब्रिक है तो रेड ब्रिक तो थोड़ा भारी होता है, तब हम लोग को कंसीडर करना होगा उस रेड ब्रिक का पूरा भारी वेट को। और जब भारी वेट आएगा, लोड ज्यादा आ रहा है, तो हम लोग को बीम को यहाँ पे मजबूत करना होगा। बीम को मजबूत कैसे करोगे, सरिया ज्यादा डालना होगा, उसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाना होगा, इस तरीके से कॉस्ट बढ़ जाएगा। और वहीं पे अगर हम लोग रेड ब्रिक की जगह यहाँ पे AC ब्लॉक को यूज करें तो उसका वेट कम होने की वजह से क्या है ना कि हम लोग को इस बीम को उतना ज्यादा मजबूत नहीं बनाना है जितना बनाना चाहिए था रेड ब्रिक के लिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक। ऑटोक्लेव्ड में क्या है, ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में यूज किया जाता है। उसी ऑटोक्लेव में इस ब्लॉक को बनाया जाता है। एरेटेड मतलब इसके अंदर एयर पॉकेट्स होते हैं जो कि हवा अंदर में रखते हैं, जो कि एक बैरियर बनता है बाहर के टेम्परेचर से अंदर के टेम्परेचर में, और टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और कंक्रीट का ब्लॉक है तो कंक्रीट ब्लॉक।
सिविल वर्क में जब आप फिनिशिंग के लिए इंटरव्यू में जा रहे होते हो तो वहां पे एक सवाल बनता है कि स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ पुट्टी क्या होती है। बहुत कोई को इसका जवाब पता होगा, लेकिन आपको क्या पता है कि एज पर CPWD इसका आंसर क्या होना चाहिए। जनरल तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग पुट्टी को 2 कोट में करते हैं। पहला कोट आता है, उसके बाद हम लोग सैंडिंग करते हैं, उसके बाद आपका दूसरा कोट आता है। ठीक है, जो फर्स्ट कोट एज पर CPWD होता है वो आपका 0.5 से लेके 1 मिलीमीटर तक होना चाहिए। ठीक है, और सेकेंड कोट जो होता है वो आपका और 1 मिलीमीटर आप मान लीजिए। यहां से जनरली जो सेकंड कोट होता है वो थोड़ा कम होता है। आपका जो पुट्टी का जो थिकनेस है वो आपका 2 mm मिनिमम होना ही चाहिए। वैसे जो रेंज करती है वो होता है आपका 2 mm से 3 mm। ठीक है, ज्यादा मोटा भी नहीं करना है, नहीं तो पपड़ी बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम क्राइटेरिया आपका 2 mm एज पर CPWD होता है। एक्चुअल जो थिकनेस है वो आपके दीवार के सरफेस पे डिपेंड करता है। तो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा है एक लाइक करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप अभी लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से अक्सर इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है कि हम लोग को यहाँ पे फिलिंग करनी है और उस फिलिंग में हम लोग किस जोन का सैंड यूज करेंगे एज पर CPWD। तो जनरली देखा जाए ना तो जो जोन होती है सैंड की वो कौन सी आपको मिलती है। जोन 1 होता है, जोन 2 होता है, जोन 3 होता है, जोन 4 होता है। बताइए कौन सा जोन सबसे फाइन, सबसे महीन होता है। जो सबसे महीन होगा, जो सबसे फाइन होगा, वही वाला जोन है वो फिलिंग पर्पस में यूज होगा। तो बहुत कोई 1 बोल दोगे, नहीं, ये कम 1 लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि ये महीन होगा, उल्टा होता है। जोन 4 सबसे ज्यादा महीन होता है और इसीलिए इसको हम लोग फिलिंग में यूज करते हैं। जैसे जैसे जोन आपका कमेगा, आपका जो सैंड का जो पार्टिकल है ना वो थोड़ा बड़ा होता जाएगा। तो आप लोग को अगर जोन 1 निकालना सैंड का नहीं आता है तो मैंने YouTube पे वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा हाउ टू फाइंड जोन ऑफ सैंड बाय लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी, आपको वेस्ट वीडियो मिल जाएगी। आज का सवाल आप लोग का है यहाँ पर एक्सटर्नल प्लास्टर से लेके, लेकिन जो भी बात करेंगे एज पर CPWD करेंगे। क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ एक्सटर्नल प्लास्टर क्या होता है। हम लोग जब भी CPWD को पढ़ते हैं ना तो वहां पे जो एक्सटर्नल प्लास्टर का स्टैंडर्ड थिकनेस होता है वो होता है आपका 19 mm का। ठीक है, 19 mm या बहुत जगह वहां पे 20 mm भी लिया गया है। अब इसका बाइफर्केशन कैसे है, क्योंकि हम लोग घर के बाहर जो प्लास्टर करवाते हैं वो डायरेक्ट एक बार में नहीं कर देते हैं। हम लोग प्रोजेक्ट को अक्सर देखते होंगे कि एक बार में मार देता है, गलत तरीका है। हम लोग को अक्सर 2 कोट में किया जाता है। पहला कोट रफ कोट होता है, रफ मारते चले जाएंगे, ये हो गया आपका फर्स्ट कोट। ये फर्स्ट कोट का स्पेशल नाम होता है, टेक्निकल नाम वो भी बताऊंगा। और उसके बाद होता है आपका सेकेंड कोट। फर्स्ट कोट ऑलवेज आपका 12 mm का होता है। लास्ट में फिनिशिंग करेंगे वो सेकेंड कोट होगा और ये आपका होगा 7 से लेके 8 mm का। फर्स्ट कोट को ऑलवेज टेक्निकल टर्म में कहा जाता है अंडर कोट और सेकेंड कोट को कहा जाता है फ्लोटिंग कोट, याद रखिएगा। इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जाएगा कि फंक्शन बताइए डेवलपमेंट लेंथ का क्या होता है और फंक्शन बताइए लैप लेंथ का क्या होता है। तो देख लीजिए, जो सरिया हम लोग बीम के अंदर में से डालते हैं, ठीक है, वो हम लोग क्या करते हैं कॉलम के अंदर में जाकर एंकर करते हैं डेवलपमेंट लेंथ के थ्रू। डेवलपमेंट लेंथ क्या है, ये जो कॉलम फेस है ना, ये कॉलम फेस से जितना ये स्टील गया है ये मेरा डेवलपमेंट लेंथ है। तो इसका फंक्शन क्या है मेन, ये बीम के ऊपर जितना भी स्ट्रेस आ रहा है, मतलब बीम के ऊपर जब लोड आती है तो ये जो स्टील है, ये स्टील के ऊपर एक स्ट्रेस पैदा होता है। अब स्ट्रेस का मतलब क्या है, मान लीजिए आप अपने हाथ पे एक ईटा रख लीजिए, बहुत देर, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, थोड़ी देर बाद आपका यहाँ पे दुखना चालू हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर स्ट्रेस पैदा होना चालू हो जा रहा है। वही चीज स्ट्रेस है, यानी कि इस बीम के ऊपर जब लोड आएगा तो इस सरिये के ऊपर स्ट्रेस आएगा, एक वक्त बाद ये दर्द करना चालू कर देगा। तो ये क्या करेगा, ये अपने पास ही रखेगा नहीं ना, ये क्या करेगा, स्ट्रेस को ले जाकर इस कंक्रीट में ट्रांसफर कर देगा। हम लोग सभी जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में यूनिट कन्वर्जन एक आम बात है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोग जनरली जब हम लोग गैलन से कन्वर्ट करते हैं लीटर में, जब लीटर में कन्वर्जन की बात आती है तो हम लोग जनरली 2 गैलन को फॉलो करते हैं। एक हमारा है यूएस गैलन, एक है हमारा यूके गैलन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि यूएस गैलन में हमारा 1 गैलन में कितना लीटर होता है, तो आपको क्या जवाब देना है, आपको देना है 3.785 लीटर। ठीक है, एक वो आपका 1 गैलन में। मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए 5 गैलन में बताइए कितना लीटर होगा, तो आप कैसे बताओगे, आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 से 3.785 कर दोगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका लीटर में निकल जाएगा, उतना लीटर हो जाएगा आपका उस गैलन में। तो ये जो है हमारा यूएस गैलन है, ये याद रखिएगा। इंटरव्यू में यहाँ पे से भी क्वेश्चन आपका आ जाता है, कहाँ पे आएगा, जहाँ पे स्क्रीनिंग राउंड वाली इंटरव्यू होती है वहां। तो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा है जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए अभी और यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो के लिए फॉलो कर लीजिए।